स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आओ सुने कहानी में। बिना टाइम को ज़ाया करे हम आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। और यह कहानी मेरे ही फॉलोअर्स ने मुझे भेजी है। वह ये चाहते हैं कि उनकी कहानी आप सब तक पहुंचे, ताकि आप सब लोग भी खबरदार हो जाए अपनी ज़िंदगी में। वो ये कहते हैं जो उनके साथ घटना घटी है, काश कभी किसी दुश्मन के साथ भी ऐसी घटना ना घटे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अलीहम है और मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। मेरी नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद मेरी वाइफ मुझे बताती हैं कि शादी से पहले उनके लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। उनमें से एक उनकी खाला जो उन्हें रिश्ता भेजती हैं, वह चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी मुझसे हो जाए। उसी दौरान आपके घर से भी रिश्ता आता है, लेकिन मेरे घर वाले खाला के रिश्ते को मना कर देते हैं और आपके रिश्ते को हाँ कर देते हैं। बस इनकी पत्नी ने इन्हें यहाँ तक की बात बताई। उसके बाद की कहानी जो इनके सामने घटना घटी है वो ये हमें बता रहे हैं। ये कहते हैं कि शादी के दिन जब उनकी खाला शादी में आई थी तो अपने साथ सोने के 2 कंगन लेके आई थी। उन्होंने मेरी वाइफ को गिफ्ट किया। मेरी वाइफ ने एक्सेप्ट किया और मेरी वाइफ के साथ एक इंसिडेंट घटा था। जब हल्दी का रस्म चल रहा था, उसी दौरान मेरी वाइफ ने जो ड्रेस पहनी हुई थी, उस ड्रेस में से किसी ने उसका सा छोटा सा टुकड़ा काट लिया था। काश कि उसके घर वाले और उसने इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लिया होता तो शायद हमारे बीच में काफ़ी अच्छा होता। यह जो इशारा था कहीं ना कहीं काले जादू की ओर इशारा कर रहा था, क्योंकि शादी में इस तरह के टोटके बड़े आसानी से किए जाते हैं, लेकिन इसे नज़रअंदाज कर दिया गया और यही हमारे सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बना। खैर, शादी हो जाने के बाद इन लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। इनकी वाइफ बेहद खूबसूरत थी और इनकी वाइफ इन्हें बहुत प्यार करती थी और ये भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। ये लोग अपने घर से दूर रहते थे, रेंट पे रहते थे, क्योंकि काम के सिलसिले में ये लोग बाहर रह रहे थे। सिर्फ कमरे में ये और इनकी पत्नी रहा करती थी। जीवन यापन अच्छा चल रहा था। शादी के बाद की ज़िंदगी 1 महीने तक बहुत अच्छे से कटती है, लेकिन 1 महीने के होने के बाद मेरी वाइफ की तबीयत धीरे धीरे बिगड़नी शुरू होती है। हम उसको मेडिकल की तरफ देखते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए सही हो जाती थी, लेकिन वापस उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। हमने डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कराया। डॉक्टर्स ने भी शुरुआत में प्रिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आराम नहीं लग रहा था। डॉक्टर्स ने सलाह दी टेस्ट की। हमने टेस्ट भी करवाया। हम रिपोर्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट में भी सारी चीज़ें नॉर्मल आई थी। फिर क्यों मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब रह रही थी, ये मुझे उस वक्त नहीं पता था। एक दिन की बात है, जब रात हो रहा था, रात के तकरीबन 2:30 या 3 बज रहे थे। मैं और मेरी वाइफ दोनों सो रहे थे, लेकिन अचानक से मेरी वाइफ बहुत ज़ोर से चीख के उठती है। घबराई, डरी, सहमी हुई होती है और उसकी चीख सुन के मैं तुरंत उठ जाता हूँ और मैं लाइट ऑन करता हूँ तो देखता हूँ वो डर के मारे कांप रही है। मैं उसे हौसला देने की कोशिश करता हूँ, उसे होश में लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो होश में नहीं आ रही होती है। तभी मैं भाग के जाता हूँ, किचन से पानी लेके आता हूँ और उसे पानी पिलाता हूँ। तब जाकर थोड़ा वो होश में आने शुरू होती है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ था तुम्हें, क्यों तुम इतनी जोर से चीखी थी, क्या देखा ऐसा तुमने सपने में। वो बताती है कि मैंने सपने में देखा खुद को एक अनजान सी जगह में खड़ी हूँ, जहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ कपूर की महक आ रही है। और जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मुझे तुम दिखाई दिए, लेकिन तुम्हारे पीछे एक मुर्दा लाश खड़ी हुई दिखाई दी। और वो इतना भयानक था, इतना डरावना था कि मेरी चीखें निकल गई, मेरी नींद टूट गई। मुझे अभी भी उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। बीवी की ये बात सुनते ही मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। तो मैंने उसे हौसला देने की कोशिश करी कि नहीं नहीं, तुमने ज़रूर कोई भयानक सपना देखा होगा। ऐसे सपने तो आते जाते रहते हैं, इस पर ज़्यादा गौर मत करो, तुम दोबारा सो जाओ। हमने दोबारा सोने की कोशिश करी है, लेकिन वो भयानक चेहरा उसकी आंखों की नज़रों से जा ही नहीं रहा था। वो रात तो सोने से रहा ही नहीं। सुबह हो जाती है। सुबह मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ और मैं इसे समझा के जाता हूँ, देखो जो कल रात के तुम्हारे साथ हुआ वो एक सिर्फ भयानक सपना था, अब उसे भूल जाओ, अपने घर के कामों में लग जाओ।
और वो कहती ठीक है, हाँ एक भयानक सपना ही होगा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी खुद को, आप जाइए। उस दिन कमरे में तो कुछ नहीं होता उसके साथ, और जब ऑफिस से घर आता है उससे पूछता आप कैसी हो, वो कहती मैं ठीक हूँ, तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन बीवी की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। वो डे बाय डे और भी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे होने लग गए थे। वह कांपने लगती थी कभी भी बैठे बैठे, मानो उसको ठंड लग रही हो। अचानक ठंड लगनी शुरू हो जाती थी तो कभी एकदम से बेहोश हो जाया करती थी, जबकि सारा कुछ उसके साथ सही चल रहा था। खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ सही चल रहा था। मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा होमसिक हो जाती है कि वह घर से बाहर जाना भी छोड़ देती है। अब उसमें इतना भी ताकत नहीं रह जाता कि वह स्वयं से बाहर जा कर के कुछ शॉपिंग करके आ जाए या तो मेरे साथ ही चल दे। हालात बिगड़ते हुए देख मैं सोचता हूँ कि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है और ऐसे में घर के काम वो कैसे कर सकती है अकेले। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक मेड रखूँगा, नौकरानी रखूँगा। तो मैंने एक नौकरानी रख ली ताकि मेरी वाइफ को रेस्ट मिल जाएगा, और रेस्ट जब मिलेगा तो जिससे मेरी वाइफ की रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन मैंने शायद गलत निर्णय ले लिया, क्योंकि मुझे इस तरफ निर्णय न लेकर के मुझे किसी और तरफ निर्णय लेना चाहिए था। उस वक्त ये सब चीज़ें मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे थे। खैर नौकरानी आती थी और मेरी वाइफ का भी उसके साथ थोड़ा मन लग जाता था, क्योंकि घर में वो अकेली रहती थी, बोर हुआ करती थी। काम करती नौकरानी, काम करने के बाद अपने घर की तरफ निकल जाती थी। लेकिन उसकी तबीयत और ज़्यादा तब खराब होने लग गई। एक दिन की बात है, जब मैं ऑफिस से घर पहुंचा तो उसने मुझे एक चीज़ बताई। उसने कहा कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ अजीब लग रहा है। मुझे ना कुछ परछाइयाँ दिखाई देती हैं घर में, और मुझे आसपास अपने कपूर जलने की महक सी आती है। लेकिन मैंने उस टाइम उसको मना कर दिया कि कहाँ तुम ये सब चीज़ों के पीछे पड़ रही हो, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मन का वहम है, धोखा है। तुम अकेले घर में रहती हो शायद, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अगर कुछ हुआ करे तो नौकरानी से बात कर लिया करो, आपस में हंस लिया करो, बात कर लिया करो, खा लिया करो, पी लिया करो, टीवी देख लिया करो, मन लग जाया करेगा तुम्हारा। लेकिन वो कहती रहती थी, मैंने कभी उसकी बात पे गौर नहीं किया। एक दिन एकाएक अचानक से उसके नाक, उसके मुंह से ब्लड आना चालू हो गया था। मैं चीज़ को देख के काफ़ी घबरा गया था, काफ़ी डर गया था। मैं उसको अपने साथ डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, उससे काफ़ी दिन तक सही रहा। लेकिन ठीक 7 से 8 दिन के बाद अब वो कभी भी बैठी होती, खड़ी होती, सो रही होती, चल रही होती, बात कर रही होती, कभी भी उसके चेहरे से, उसके मुंह से और उसके नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता था। ये सब समस्या मेरी वाइफ के साथ तो चल रही थी। इसी दौरान मेरी नौकरानी मुझसे कहती है कि साहब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने कहा कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बीबी साहब पे टोटका किया हुआ लगता है। लेकिन मैंने उसकी बात को तुरंत मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करता था। ये बात की बीते हुए 5 से 6 दिन हो गया, लेकिन उस खून का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। वो दिन ब दिन और भी कमज़ोर होती जा रही थी। उसका वेट घट गया था। उसकी आंखों के नीचे कालापन आने लग गया था। उसकी आंखें हमेशा नशे में रहती थी, हमेशा बेड में लेटी रहती थी। वो न सही से चल पाती थी, न सही से बोल पाती थी। उसके अंदर की एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो रखी थी। मरता क्या ना करता, मुझे अपनी नौकरानी की बात याद आई। मैंने तुरंत फ़ोन निकाला और अपने दोस्त को तुरंत डायल किया, और मैंने अपने दोस्त को सारी बात बताई। उसने मुझसे कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा है तो मेरे पास एक अलीम का नंबर है जिन्हें मैं जानता हूँ। तो कल सवेरे हम तीनों उसके पास चलेंगे। होता भी यही है,
अगले दिन के लिए हम तैयारी करते हैं। हम अपने घर से निकलते हैं और हम तीनों आलिम के घर पहुंचते हैं। आलिम के सामने हम जब बैठते हैं तो वो हमें अच्छे से देख रहे होते हैं, ऊपर से नीचे तक, दोनों को ही। तभी आलिम की नज़र मेरी बीवी के हाथों में जाती है और उनसे पूछते हैं, बेटा ये हाथों में कंगन किसने दी? तो वह बोलती हैं, ये कंगन तो मुझे मेरी शादी पे मेरे खालू ने दी थी, तब से मैं इसको पहन के रखती हूँ। आलिम कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके बेटा इसको अभी उतार दो। बिना मेरी बीवी के एक सवाल किए हुए मेरी बीवी कंगन को उतार के साइड रख देती है। उसके बाद आलिम मुझसे कहते हैं कि इन कंगन को लो और ले जा करके कब्रिस्तान के बाहर फेंक आना। भले ये कंगन सोने के हों, लेकिन इन कंगन को अपने साथ रखना नहीं है। इनको तुरंत अभी जाओ, अभी फेंक के आओ। मैंने बिना सवाल किए उनका कहा माना। उन्होंने जैसा समझाया था मैं अपने दोस्त के साथ निकल गया और मैंने उस कंगन को कब्रिस्तान के बाहर फेंक दिया। और हम जब वहाँ से वापस लौट रहे थे तो हमारा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, कुछ खरोंचें जरूर आई, थोड़ी शर्ट और थोड़ी पैंट फट गई थी, लेकिन हम अलीम के घर तक पहुँच चुके थे। अलीम ने जब हमें देखा तो उन्होंने यही कहा, ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, जो आप दोनों पे साया छोड़ा गया है उससे बचना बहुत मुश्किल है। और वो मुझे बताते हैं, बेटा तुम दोनों ने आने में बहुत देर कर दी है। फिर मैं उनसे हकीकत पूछने की कोशिश करता हूँ तो बिना मेरे पूछे ही वह मुझे सामने से जवाब देते हैं कि वह कंगन एक अभिशाप से कम नहीं, क्योंकि उस कंगनों पर ही तुम्हारे खालू ने काला जादू किया था। और ये काला जादू तुम्हें ना खुश रहने के लिए किया गया है, तुम कभी माँ बन ना पाओ इसलिए किया गया है, क्योंकि वो इस बात का बदला लेना चाह रही थी। उनकी बेटी की शादी तुमसे ना हो सकी, इसलिए वे बदले की आग में जल रही थी। इसलिए उन्होंने तुम्हारा कपड़े का एक भाग लिया और कंगन में तुम्हारे साथ एक साया छोड़ दिया। और उस दिन से तुम बीमार रहने लगी। उस दौरान तुम्हारा मिसकैरेज भी हो गया। ये सब तुम्हारी खालू ने किया था। आलिम कहते हैं, कोई बात नहीं, देर आए सवेर आए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की जान बचाने की, खास करके इस बच्ची की। होता भी यही है कि इलाज, मेरे पत्नी का इलाज मेरे आलिम के द्वारा चल रहा होता है। और इस बात से मैं बेहद ही रुष्ट हो जाता हूँ, बेहद गुस्सा में आ जाता हूँ। और वहाँ से, आलिम के यहाँ से मैं सीधा अपने घर आता हूँ और अपनी माँ को सारी हकीकत बयां करता हूँ। तो मेरी माँ मेरे घर आ जाती हैं और वे मेरी पत्नी के साथ में समय बिताती हैं, घर का देख रेख भी करती हैं। लेकिन यह बात मुझे खटक रही थी कि कैसे उन्होंने मेरी वाइफ के साथ ऐसा बर्ताव किया, क्यों किया आखिरकार उसने काला जादू मेरे वाइफ के ऊपर, क्या चाहती थी वो, क्यों किया इस तरह के। ये तमाम सवाल मेरे ज़हनात में गूंज रहे थे। 2 दिन के बाद मुझसे रहा नहीं गया, मैं सीधा पहुंच गया उनके खालू के घर और मैंने जा कर के बहुत लड़ाई करी, बहुत बुरा भला बोला। लेकिन उनके सामने से यही जवाब आया कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। और तो और लड़ाई भी तुल पकड़ चुकी थी। काफ़ी बहस होने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। लेकिन सबसे बड़ी गलती मैंने शायद यही कर दी, जोश में होश खो बैठा था। क्योंकि वहाँ से आने के बाद ठीक 5 से 6 दिन मेरी वाइफ की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी। उसके बाद से मेरी वाइफ पूरी तरीके से बेड रेस्ट हो जाती है। उसके बाद से उसका चलना फिरना उठना बैठना सब कम हो जाता है। घर में जैसे मातम का माहौल छा गया था। वो ज़रा से भी ना हंसती ना बोलती ना मुझसे बात करती थी। मुझे जी बहुत देख कर के बुरा लगता था। मैं उसके सामने तो नहीं, लेकिन अकेले में बहुत रोता था। मैं उसे बहुत मिस करने लग गया था कि जब मैंने शादी की थी, शादी के बाद की 1 महीने की ज़िंदगी हमारी कितनी अच्छी सी बीती थी। ये सब मेरे मन में, मेरे जहन में कौतूहल की तरह घूम रहे थे। तभी मुझे नहीं पता था कि आने वाले वक्त में एक झटका और लगेगा। आलिम ज़रूर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे,
लेकिन शायद मेरी ही वजह से बहुत देर हो चुकी थी। उसकी तबीयत में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं देखने को मिल रहा था। किसी बीमारी की वजह से वह एडमिट हो जाती है अस्पताल में। अस्पताल में 1 से 2 दिन वेंटिलेटर में रहती है और एक दिन ऑपरेशन होता है 4 घंटे का। और 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद मैं सोचता हूँ कि अभी तो मेरी वाइफ डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर हम अच्छे अच्छे घर चले जाएंगे और यहाँ से हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। हम यह घर छोड़ देंगे, हम यह मोहल्ला छोड़ देंगे। लेकिन खुदा को शायद ये मंजूर नहीं था। नफ़रत की आग ने कैसे लोगों को जला दिया। इन दोनों ने बहुत ही कोशिश करी ज़िंदगी को जीतने की, लेकिन दोनों में से एक को अपना साथ छोड़ के जाना पड़ा। जब मुझे पता चला कि मेरी वाइफ इस दुनिया में नहीं रही तो मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। एक भूचाल सा आ गया हो। जिसे मैं बेपनाह मोहब्बत किया करता था, आज वो इस दुनिया में नहीं रही। उसके बिना मेरी दुनिया आज भी सूनी है। मैं आज भी उसे देख करके, उसे सोच करके रोता हूँ और मुझे वो बात आज भी झकझोर के रख देती है। उसने मुझसे एक बात कही थी, वो आज भी मेरे जहन में घूमती है और जब भी वो मैं बात सोचता हूँ, मुझे याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे बचा लीजिए, मैं जाना नहीं चाहती। वो मुझे मार देगी, वो मुझे ले जाएगी। कुछ भी करके मुझे बचा लो, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ जीना है। मैंने उसे 100 दिलासा दिया, कोशिशें भी करी, लेकिन शायद कोशिशें बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन से लेकर के आज तक मैंने शादी नहीं करी और न कभी करूँगा, क्योंकि वही मेरी पहली मोहब्बत थी और आखिरी रहेगी। इस बात को बीते 2 साल हो गए हैं, लेकिन मानो ऐसा लगता है भी कल की ही बात हो। आज भी मैं उसी रेंटेड वाले हाउस में रहता हूँ और वहाँ से उसकी सारी यादें जुड़ी हुई है मुझसे। मैं जब भी ऑफिस से घर आता हूँ तो मुझे पहले वाले दिन याद आ जाते हैं कि कैसे वो झट से आकर के दरवाज़ा मेरे लिए खोलती थी, कैसे हंसते हुए किचन में जाती थी और मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आती थी। और क्या क्या बताऊँ मैं आपको, मैं नहीं बता सकता आपको। मेरे में शायद इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसे दोबारा याद करके जी सकूं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कैसे एक जलन ने, कैसे एक नफरत ने एक हंसता खेलता हुआ परिवार पूरी तरीके से उजाड़ दिया। काश ये नफरत ना होती, ये जलन ना होती, तो आज इनका और इनके पति का घर बसा होता, एक छोटा सा परिवार होता, नन्हे नन्हे बच्चे होते, अपने छोटी सी दुनिया में मगन होते, खुश रहते। खालू तो माँ समान होती है ना, तो भला वो कैसे अपने बच्चे के साथ ऐसे कर सकती है? वो भी तो एक माँ है। लेकिन कुछ लोगों को शायद खुशी मंजूर नहीं होती दूसरों की। उनकी बेटी की शादी उस लड़की से न हो सकी बस इसलिए वो किसी और से भी शादी कर लेता, किसी और के साथ खुश रह लेता। लेकिन क्या मिला उसको घर उजाड़ करके। खैर, ये थी आज की कहानी और मैं आशा करता हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप भी सतर्क रहिए। जो भी आपकी खुशियों से जलता है, आप उनसे दूरी बनाए रखिए, क्योंकि क्या पता किस माध्यम से आपके ऊपर कुछ छोड़ा जा रहा हो, किस माध्यम से आपकी खुशियों में आग लगाने की साजिश की जा रही हो। आपको नहीं पता होगा, ना मुझे ना किसी और को। ये सिर्फ पता है तो करने वाले को ही पता होता है। यदि आप भी चाहते हैं आपकी स्टोरी मैं सुनाऊं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे एक लंबा सा मैसेज भेजकर अपनी कहानी बयां कर सकते हो, और जल्दी वह वीडियो आपके ऊपर भी हो सकती है। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब्बा खैर।